नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कल एनडीए की मीटिंग होगी, सारे सांसद मिलेंगे और नरेंद्र मोदी नेता चुने जाएंगे। इसके बाद एनडीए के दल राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति को समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे। फिर नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई जाएगी, सारे मंत्री भी शपथ लेंगे और नरेंद्र मोदी 3.0 की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसी बीच आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियां भी सुनाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एनडीए में विवाद हो रहा है, मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश से कॉल आ रहे हैं, पटना से डिमांड बताई जा रही है। लेकिन असली बात कुछ और है। क्या है असली बात, आपको हम बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी की तीसरी सरकार की कैबिनेट कैसी होगी? कंफर्म है मोदी आएंगे, पर मंत्री किसे बनाएंगे? सहयोगियों के आगे मोदी कितना झुकेंगे? कितने मंत्रालय देंगे? क्या लोकसभा स्पीकर का पद चंद्रबाबू की पार्टी ले जाएगी? क्या गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय पर भी टीडीपी की नजर है? क्या रेलवे, सड़क और शिक्षा मंत्रालय नीतीश कुमार ले जाएंगे? मोदी की तीसरी सरकार में चिराग पासवान कौन से मंत्री बनेंगे? कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। सहयोगी भले ही कहें कि कोई डिमांड नहीं है, लेकिन डिमांड तो होगी ही। बिना डिमांड के कैसे कोई समर्थन देगा? लेकिन सवाल यह है कि मोदी और अमित शाह अपने सहयोगियों की इन डिमांड्स के आगे कितना झुकेंगे और फिर 5 साल तक सरकार कैसे चलाएंगे? क्या इसी तरह से दबकर, या फिर वैसे ही जैसे वो पिछले 10 साल से चलाते रहे हैं? समस्या क्या है? समस्या यह है कि मोदी से सहयोगी बड़े मंत्रालयों की डिमांड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो उन्हें कैसे दे सकते हैं? बीजेपी के पास पहले से ही बड़े नेता मंत्री हैं। इसके अलावा कुछ और चुनाव जीतकर भी आए हैं, उन्हें भी मंत्री बनाना होगा। बस इसी का सामंजस्य बिठाना है और इसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। भले ही अभी किसी भी तरह की डिमांड या विवाद नहीं होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन आगे क्या क्या हो सकता है ये देख लीजिए। खबरें तो ये हैं कि सहयोगियों ने टॉप 4 मिनिस्ट्री पर नजर डाली है। किसी भी सरकार के लिए 4 प्रमुख मंत्रालय होते हैं: गृह, रक्षा, वित्त और विदेश। और सरकार इन 4 मंत्रालयों को हमेशा अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि ये चारों मंत्रालय सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री के 4 स्तंभ होते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसे भी समझ लीजिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस में भी प्रधानमंत्री के अलावा ये चारों मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। सरकार की महत्वपूर्ण नियुक्तियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों या फिर डिफेंस में किए जाने वाले प्रमुख खरीदों का निर्णय यही समिति करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान राफेल खरीदने का फैसला इसी समिति ने किया था। कानून व्यवस्था के आंतरिक मुद्दे, आंतरिक या बाहरी सुरक्षा के मुद्दे, अन्य देशों से समझौते के मुद्दे, ये सब सीसीएस ही देखती है। इसलिए ये 4 मंत्रालय तो बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये मंत्रालय तो किसी भी कीमत पर मोदी अपने सहयोगियों को देंगे नहीं। यानी इन चारों मंत्रालयों में तो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी बड़े मंत्रालय हैं, वो सहयोगियों को दिए जा सकते हैं। जैसे रेलवे, सड़क परिवहन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, विधि, पर्यावरण, श्रम, भारी उद्योग, वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और उपभोक्ता मामले, कपड़ा मंत्रालय, महिला और बाल विकास, अल्पसंख्यक, आदिवासी कल्याण, सामाजिक न्याय, संसदीय कार्य, कोयला, पेट्रोलियम, जल शक्ति। मंत्रालयों की लिस्ट बहुत लंबी है। इन्हें तो सहयोगियों को दिया जा सकता है, लेकिन इसमें सवाल यह आएगा कि मोदी इनमें से किस मंत्रालय को देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से मंत्रालयों में मोदी के कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स है कि जेडीयू ने रेल मंत्रालय मांगा है, लेकिन क्या मोदी देंगे? क्योंकि रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए मोदी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से चलने वाले रेलवे मंत्रालय की कायापलट की है और यह काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है, तो क्या मोदी इसे देना चाहेंगे? इसी तरह एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय है सड़क परिवहन, जिसके मंत्री पिछले 10 साल से नितिन गडकरी ही हैं और इस मंत्रालय में बहुत ही बड़े काम हुए हैं। बड़े बड़े हाईवे बने हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत सुधरी है, कुल मिलाकर बहुत काम हो रहा है। तो क्या मोदी
ऐसे मंत्रालय को किसी सहयोगी पार्टी को देना चाहेंगे? तो फिर सहयोगियों को मोदी कहां एडजस्ट करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगियों की नजर इन मंत्रालयों पर है तो शायद मोदी कॉम्प्रोमाइज न करें। तो फिर कौन से मंत्रालय इन्हें दिए जाएंगे, यह समझने के लिए एक लिस्ट देखनी जरूरी है। और यह लिस्ट उन मंत्रियों की है जो इस बार चुनाव हारे हैं। 4 तो कैबिनेट मंत्री हारे हैं और 15 राज्य मंत्रियों को भी हार मिली है। अब जो बड़े चेहरे हैं उनमें स्मृति ईरानी, जो महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री थी, वो हारी। इसके अलावा कृषि और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हारे। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हार गए। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी हारे। तो इन 4 मंत्रालयों में तो निश्चित तौर पर वैकेंसी खाली है। इसके अलावा बीजेपी के 15 राज्य मंत्री भी चुनाव हारे हैं। कुछ बड़े नामों की बात करें तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बालियान, स्किल डेवलपमेंट आईटी और जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय विदेश एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर, रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे, स्वास्थ्य परिवार कल्याण जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री भारती पवार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीत प्रामाणिक, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव हारे हैं। तो इन मंत्रालयों में भी वैकेंसी है, यानी सहयोगियों को इन मंत्रालयों में एडजस्ट तो किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी मानेंगे कैसे? अब बीजेपी के दोनों बड़े सहयोगी दल यानी जेडीयू और टीडीपी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी है, लेकिन नजर तो होगी ही। डिमांड का होता है, काहे का डिमांड होता है? सर, विशेष आपकी राज्य तरह सरकार है आप लोगों की मांग रही है ललन जी कि डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर, विशेष राज्य का दर्जा की मांग आप लोगों की रही है। अरे भाई, आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी? जो चर्चा जो आज हुई है उनसे चर्चा ज्यादातर जो है क्या जिम्मेदारी है, क्या लेना, क्या, जैसे सभी लोग बोलते हैं क्या डिमांड है। डिमांड की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। तो जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए उनके और हमको कैसे आगे चलना है, हमने लोगों को और जनता को क्या क्या प्रॉमिस किए हैं वो कैसे करना है, ख़ास करके रोज़गार, बेरोज़गारी कैसे दूर करना है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हुई है। जो जिम्मेदारी की बात आपने की सर, ये जिम्मेदारी का प्रस्ताव पार्टी की तरफ से दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, या फिर कोई बात पहले से ही हो चुकी है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो दोनों के लिए ठीक होगा वैसा ही हो? ये तो गठबंधन है। गठबंधन में क्या होता है कि बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई और छोटा भाई है, तो सभी को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो वही हमारा इरादा है, सबके साथ चलना है, सबके साथ सबका विकास करना है। बीजेपी के लिए समस्या ये भी है कि उन्हें अपने जीते हुए हैवीवेट नेता भी कैबिनेट में एडजस्ट करने हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटे तो केंद्र में लाए जा रहे हैं। 6 बार के सांसद हैं, 16.5 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे, ओबीसी समुदाय के बड़े नेता हैं। इस बार भी एमपी से 100% का स्ट्राइक रेट रहा है, तो इन्हें तो बड़ा मंत्रालय देना ही होगा। यही किस्सा मनोहर लाल खट्टर का भी है। वो भी हरियाणा के 9 साल 4 महीने तक मुख्यमंत्री थे, हटाए गए, अब सांसद बनकर दिल्ली आ रहे हैं। पीएम मोदी के गुडबुक में पहले से हैं, पुराने साथी भी रह चुके हैं, उन्हें भी मोदी मंत्री बनाएंगे ही और बड़ा मंत्रालय ही देंगे। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी बार जीतने वाले चौधरी धर्मवीर को मंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा में बीजेपी को 5 सीटों पर हार भी मिली है। संदेश है कि जाट नाराज हैं। चौधरी धर्मवीर हरियाणा के बड़े जाट चेहरे हैं। एक और पूर्व सीएम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से चुनाव जीतकर आ रहे हैं। 4 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भी मंत्री बनने के पूरे चांस हैं। बीजेपी के एक और महत्वपूर्ण नेता चुनाव जीतकर आ रहे हैं, जिनका नाम है अनिल बलूनी। गढ़वाल सीट से सांसद बने हैं। अनिल बलूनी को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। पीएम मोदी का चुनावी कैंपेन संभाल चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं, वो भी मंत्री बन सकते हैं। तो बीजेपी को अपने नेताओं को भी एडजस्ट करना होगा, उन्हें भी मंत्री बनाना होगा। इसके अलावा एनडीए के दूसरे घटक दलों का भी ध्यान रखना होगा। उन्हीं के भरोसे यह सरकार 5 साल चलनी है। हालांकि फिलहाल तो बीजेपी के सारे घटक दल ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, वो कुछ नहीं चाहते हैं। अटकलें इस बात पर हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू, चूंकि वो एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में हैं,
बीजेपी के पास अपने खुद का बहुमत नहीं है, ऐसे में क्या वो डिमांडिंग पोजीशन में है? हाँ, वो डिमांडिंग पोजीशन में है, लेकिन यहाँ से जो सूत्रों से हमें बहुत विश्वसनीय सूत्रों से टीडीपी के पता चला है कि वो किसी भी तरह की डिमांड को आगे नहीं रखेंगे। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि जो भी म्यूचुअली दोनों तरफ से पॉसिबल होगा उसी बात पर चर्चा होगी, और इसी लिहाज से ये कहा जा रहा है कि टीडीपी को मोदी 3.0 के कैबिनेट में एक कैबिनेट बर्थ और 2 MOS मिल सकते हैं। चूँकि यहाँ से बीजेपी की पुरंदेश्वरी भी जीती हैं, उनको भी शायद एक बर्थ कैबिनेट का यहाँ से मिलेगा। उसके अलावा जनसेना जो अलायंस पार्टनर है उसके 2 MP जीते हैं, हो सकता है कि एक MP को उनको भी यहाँ पर कैबिनेट बर्थ मिले। चंद्रबाबू नायडू वैसे तो हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। उनकी वर्षों से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग है, लेकिन इससे केंद्र पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ आएगा। अगर केंद्र ने आंध्र की ये डिमांड पूरी की तो फिर बिहार से भी मांग उठने लगी है। फिर देश के दूसरे राज्य भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाएंगे। तो इसका हल ये निकल सकता है कि आंध्र प्रदेश को वित्तीय मदद दी जाए, उसे स्पेशल पैकेज का नाम दिया जाए। जब से आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तब से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया बकाया भी हैं। ये पैसे भी आंध्र प्रदेश को किस्तों में दिए जा सकते हैं। तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू से अगर ये डील हो जाए तो फिर उन्हें केंद्र में जितने कैबिनेट या राज्य मंत्री दिए जाएंगे वो विरोध नहीं करेंगे। करोड़ रुपया जो रिड्यूसल है उसकी बात हो रही है सर कि 1.5 लाख करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को चाहिए लगभग, जो बाइफरफिकेशन के बाद। तो क्या ये प्रपोजल का हिस्सा होगा टीडीपी की तरफ से कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आर्थिक संकट में हैं? दोनों भी करते हैं, दोनों भी आर्थिक संकट तो ज़रूर है, क्योंकि पिछला जो 5 साल जो यहाँ पे जो YCP का जो सरकार चल रही थी वो तो सिर्फ सारा आंध्र प्रदेश जनता को दुख में डुबा दिया है। तो पूरा खजाना ख़त्म हो गया है, सबको दारू पिला दिए, ये किए वो किए, पूरा शहद भी बहुत ख़राब हो गया है। तो संकट है, तो संकट को कैसे करना, ये टीम बढ़िया टीम है, एक्सपर्ट टीम है। इससे पहले भी जो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या किया, कैसे करना, जो नारा चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय अधिकारी था उनके उसमें, तो वो बहुत अच्छा सा सुझाव निकाल के, अच्छा सोल्यूशन निकाल के, आगे निकाल के पूरे स्टेट को रेवेन्यू सरप्लस करके दिखाया उस समय। लेकिन ऐसा केस नीतीश कुमार के साथ भी होगा ऐसा नहीं लगता। नीतीश की तरफ से उनके महत्वपूर्ण नेता केसी त्यागी ने आज मीडिया के सामने आकर यह बता दिया कि आने वाले भविष्य में उनकी तरफ से क्या क्या डिमांड आ सकती हैं। जैसे जेडीयू यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने को कह रहा है। इसके अलावा देश में जातिगत जनगणना की भी बात होने लगी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की डिमांड रखी जाने लगी है। इसके अलावा अग्निवीर योजना के रिव्यू की बात भी की जा रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। बिहार के स्पेशल राज्य का कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को हटाने की मैंने बता दिया, कोई प्री कंडीशन नहीं। अमेंडमेंट की बात करेंगे सर या हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले, जब हम सजेशंस देते रहे हैं। देखिए, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, एक साथ चुनाव लड़े हैं और 1995 से एनडीए हम लोग भाजपा के साथ है और सबसे पुराने एलाई है, इसलिए बदलने का कहाँ कोई सवाल उठाता, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इसको परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया है और हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे।
जो भी ऐसा कहा जा रहा है वो केवल समाज में, देश में भ्रम फैलाने के लिए किया किन शर्तों पे साथ रहेंगे, क्या मंत्रालय चाहिए, इस तरह की कुछ बात हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात अभी नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री जी का अधिकार है, उनका अधिकार क्षेत्र है, ऐसी अभी कोई बात नहीं है। स्पेशल स्टेटस की मांग बिहार में वर्षों से आप लोग करते रहे हैं, एक बार फिर से डबल इंजन की बात कर रहे हैं, क्या इस बार वो संभव हो पाएगा इस सरकार में? सरकार बनने दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे। आप लोगों की ये एजेंडे में है ये स्पेशल स्टेटस? तो हमेशा से रहा है, ये मांग होगी? ये मांग हमेशा से रहा है। जेडीयू की तरफ से नीतीश के विश्वास पात्र ललन सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अभी मुंगेर से लोकसभा जीत कर आए हैं, जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश के क्लासमेट रहे हैं, जेडीयू का भूमिहार चेहरा है। एक नेता अगर मोदी के भरोसेमंद साथी के तौर पर दिख रहे हैं तो वो हैं चिराग पासवान, जिनके पास 5 सांसद हैं। उन्होंने अपना बिना शर्त का सपोर्ट पीएम को दिया है। लगातार मोदी को मेरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात का उत्साह मुझ में, मेरे पार्टी के हर एक सांसद, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता और एनडीए के हर एक कार्यकर्ता में इस बात का उत्साह है। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल्स पे सुनता हूँ कि इसने ये मांग की, वो मांग की, किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, इस बात की तत्परता हम सब में है। कहा जा रहा है, मीडिया में ऐसी चर्चा थी और तो आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि आपके पार्टी की तरफ से 2 मंत्री 3 मंत्री के पद की मांग की गई है, इसमें कितनी सच्चाई? मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूँ। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। उनका भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। 2014 में पहली बार बिहार की जमुई सीट से सांसद बने, 2019 में लगातार दूसरी बार इसी सीट से जीत दर्ज की, 2024 में पिता रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट से सांसद बने। पिता रामविलास पासवान मोदी सरकार के दोनों टर्म में फूड और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रहे, इसलिए यह संभव है कि चिराग को भी यही मंत्रालय मिले। चिराग मोदी के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो बिहार में दलित समुदाय के बड़े नेता हैं। बिहार के एक और बड़े नेता हम के जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ हैं। अब मांझी मंत्री बनेंगे पता नहीं, लेकिन उनके चांस पूरे हैं, क्योंकि जातीय समीकरणों को साधने के लिए मांझी भी जरूरी हैं। पहले लालू की पार्टी में थे, फिर नीतीश की पार्टी में आए, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जेडीयू छोड़कर अपनी नई पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम बनाई। 2019 में महागठबंधन में शामिल हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। इस बार बिहार के गया से जीते हैं। बिहार के महादलित मुसहर समुदाय के बड़े नेता हैं। इस वक्त की सिचुएशन यह है कि बीजेपी के लिए एक एक साथी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयंत चौधरी ने भी अपना 100% का स्ट्राइक रेट रखा है। यूपी में 2 सीटें दी गई थी, दोनों जीती हैं, तो मंत्री बनने का चांस तो उनका भी है। वो पहले से राज्यसभा के सांसद हैं। जयंत 2009 में पहली बार मथुरा से सांसद बने। जुलाई 2022 में रालोद की ओर से राज्यसभा सांसद बने। वाजपेयी सरकार में 2001 से 2003 तक जयंत के पिता अजीत सिंह कृषि मंत्री रहे। अजीत सिंह 2011 से 2014 तक मनमोहन सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। जाट समुदाय और किसानों के बड़े नेता हैं। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं महाराष्ट्र में, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी और उसके गठबंधन की राज्य में हार हुई है। पहले ही सिर फुटबल शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पद छोड़ने को तैयार बैठे हैं। आज दिल्ली आए हैं, अब यहां उन्हें मनाने की कोशिश होगी। फडणवीस महाराष्ट्र में हार की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन ये कहते ही वो महाराष्ट्र के अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होंगे तो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई है। जिस प्रकार से बदले की राजनीति, छल कपट की राजनीति इस राज्य में, महाराष्ट्र एक सभ्यता और संस्कार की राजनीति करने वाला राज्य हमेशा रहा, लेकिन उसमें जहर मिलाने का काम अगर किसी ने किया होगा वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है और उसकी कीमतें चुका रहे हैं। बीजेपी को यह समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हालात में डिफेंस कैसे करना है, क्योंकि सामने विधानसभा के चुनाव भी दिख रहे हैं और वक्त बहुत कम बचा है। देवेंद्र जी की कोई इसने
गलती नहीं है। सारा आखिरी सामूहिक जवाबदारी होती है, हमारी सारे लोगों की सामूहिक जवाबदारी है, मेरी भी सब लोगों की जवाबदारी है कि हमने घर घर जाने के बाद, हम लोग सब तरफ जाने के बाद भी जात की राजनीति, कंफ्यूजन की राजनीति, धर्म की राजनीति आड़ी आ गई। इन्होंने कंफ्यूजन तैयार किया, वो राजनीति में हम लोग थोड़े कमजोर हो गए। लेकिन इसका मतलब नहीं है एक चुनाव में कोई हारने से कोई सारे चुनाव को उसका इफेक्ट होता है। आने वाले चुनाव में जनता दोबारा महाराष्ट्र के विकास का विचार करेगी। इसीलिए इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि केंद्र की कैबिनेट में महाराष्ट्र के ज्यादा नेताओं को शामिल करके जाति और क्षेत्र के हिसाब से मैनेज किया जा सके। बीजेपी के कोटे से नितिन गडकरी, नारायण राणे और पीयूष गोयल का मंत्री बनना तय है। इसके अलावा मराठा वोटरों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी अशोक चौहान को भी मंत्री बना सकती है। महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मराठा समुदाय से आते हैं। अशोक चौहान मराठवाड़ा की 46 सीटें सेट कर सकते हैं। इन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी मराठा वोटरों की नाराजगी को भी कुछ हद तक दूर कर सकती है। लेकिन सवाल है कि सहयोगियों की पार्टी से बीजेपी महाराष्ट्र से कितने मंत्री बनाएगी, क्योंकि शिवसेना शिंदे को 7 सीट और अजीत पवार के गुट को सिर्फ 1 सीट मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि शिंदे गुट से मिलिंद देवड़ा को मंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में शिंदे सेना से राज्यसभा सांसद हैं। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं, जो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनकी मुंबई में मारवाड़ी और गुजराती वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। वैसे तो अजीत पवार के पास लोकसभा का एक ही सांसद बचा है, लेकिन हो सकता है कि उनके कोटे से प्रफुल्ल पटेल मंत्री बने। प्रफुल्ल पटेल के पिता मनोहर भाई पटेल बिजनेसमैन के साथ साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। महाराष्ट्र का गोंदिया भंडारा जिला उनकी राजनीति का केंद्र रहा है। एनसीपी के गठन के बाद साल 2000 में प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद बने। यूपीए की सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल चुके हैं। शरद पवार के बहुत खास थे, लेकिन बगावत करके अजीत पवार के साथ आ गए। महाराष्ट्र में एनसीपी के ओबीसी चेहरों में से एक हैं, इसलिए मंत्री बन सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें चलने लगी हैं कि अजीत पवार गुट के 17 से 18 विधायक शरद पवार के पास लौटना चाहते हैं। अजीत पवार भी मीटिंग्स के दौर में उलझे हुए हैं। अजीत पवार ने आज अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उनके 5 विधायक नहीं पहुंचे। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा 9 तारीख को हमारी भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है और 10 तारीख को हमारा फाउंडेशन डे 10 जून को हम मनाने वाले हैं। उसमें ये सारे विचार उनके सामने रखने पड़ेंगे। जयंत पाटिल जिस खबर को हवा दे रहे हैं, महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे उसे खारिज कर रहे हैं। अभी ये दिखाने की कोशिश है कि सब अजीत के साथ हैं और मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। मैंने एक बयान बीच में दिया था, कई लोग वहाँ पे कांग्रेस के जाने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी की वो अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। मुझे उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है, जब मिलेगी तब आपके साथ बात करूँगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, विश्वास रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जा रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों तक कुछ भी हो सकता है। बीजेपी को बहुत जल्द महाराष्ट्र को लेकर फैसला करना होगा, नहीं तो लोकसभा जैसा ही रिजल्ट विधानसभा में भी दिख सकता है।